हेलो साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेल बायोलॉजी के बारे में देखा था। तो हमने क्या बताया था, सेल बायोलॉजी की हिस्ट्री बताई थी। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बात की थी कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जो होती है वो जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री में क्या देखा था, सबसे पहले हिस्ट्री में हमने देखा था सबसे पहले कि कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी। लेकिन कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे एंटोन वॉन लीवोनहुक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। तो अगर पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक आएगा, लेकिन जीवित कोशिका के बारे में पूछा जाए तो एंटोन वॉन लीवोनहुक आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी बात आती है कि रॉबर्ट ब्राउन एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। फिर हम लोग बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत में हमने क्या देखा था कि दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडन और दूसरे थे स्वान। स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो हमारे जूलॉजिस्ट थे। तो स्लाइडन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पादप होते हैं उनका शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और वे कोशिकाएं आगे जाकर उत्तक का निर्माण करती। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट है, पूरा हमारा प्लांट बॉडी है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये आगे जाकर किसका निर्माण कर देगी? उत्तक का निर्माण कर देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे जो स्वान थे, ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि जितने भी जीवित जीव है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब के अंदर एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। उसके बाद में जो स्वान थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो पादप होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया था। तो इनके अध्ययन के बाद में इन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है कि इनके बाहर सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल्स के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारे सेल्स है उनको संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरे हमारे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर वे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिनका जो बॉडी है वो केवल एक कोशिका से मिलकर बना है, और मल्टी सेलुलर के अंदर कौन आ जाएंगे? जिनका शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक क्या होती है? वे कोशिकाएं जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, वो क्या हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक कौन हो जाएगी? वे कोशिकाएं जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, वो कौन सी हो जाएगी? यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम कुछ जनरल बातें देख लेते हैं सेल के अंदर। तो सबसे पहला है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसका जो आकार होता है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, हमसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगी। लेकिन माइकोप्लाज्मा का ही एक सदस्य है, वो है पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब पॉली प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो पीपीएलओ है वो माइकोप्लाज्मा का ही एक सदस्य है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसलिए अगर कोई पूछ ले कि ऑप्शन में आ जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ या कोई भी बैक्टीरियल सेल दे दे, तो अपन को टिक क्या करना है? पीपीएलओ देना है। और अगर माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में है, पीपीएलओ नहीं है,
तो माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सबसे बड़ी कोशिका है। ये डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये तीनों हो गई, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। नेक्स्ट हम लोग बात करें मानव में सबसे बड़ी कोशिका। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? अंडाणु। नेक्स्ट बात करते हैं मानव में सबसे छोटी कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु। तो ये चीज भी याद रखनी है, अगर सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा है, लेकिन पूछे कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो वो कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु। उसके बाद में हम लोग बात करें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिका। तो कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा का ये स्पेशल कैरेक्टर है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटी कोशिका। तो वो कौन हो जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक है, तो तीनों में अंतर क्या हो गया? पहली चीज सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रो mm। उसके बाद में जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये माइकोप्लाज्मा का ही सदस्य है। इसका क्या होता है? आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, दोनों में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। उसके बाद में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कोशिका भित्ति रहित सबसे छोटी कोशिका, मतलब सेल वॉल जिसके अंदर नहीं पाई जाती, उसके अंदर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद में है कोशिका भित्ति युक्त, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, उसके साथ में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो कौन आ जाएगी? हमारे बैक्टीरियल सेल। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें
पादप में सबसे बड़ी कोशिका तो कौन सी हो जाएगी? एसिटाबुलेरिया। और ये क्या है? एक ग्रीन एल्गी है, यानी हरित शैवाल है। तो ये पांचों चीज़ें याद रखनी है हमें कि कौन छोटा है, कौन बड़ी है, कौन सी कोशिका है। ठीक है, ये नॉर्मल कैरेक्टर याद रखने। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखें तो इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देखे थे, बैक्टीरिया, उसके अलावा बीजीए, ये एक बैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, अभी जो बात की थी हमने माइकोप्लाज्मा की, और पीपी येलो, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स से उनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो पहली बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो सबसे छोटी होती है आकार में, या डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, आकार में छोटी। इस वजह से इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो विभाजन की क्षमता तेज होती है इनके अंदर, मतलब एक सेल डिवाइड होके दूसरी सेल डिवाइड होके फिर 4 सेल, इस तरीके से होता है। तो विभाजन की जो क्षमता होती है वो तेज होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इनके अंदर केंद्रक जो होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब अगर हम लोग ऑर्गन्स की बात करें, जितने भी मतलब सेल ऑर्गन्स हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। तो जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं? बात करें हम लोग डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन आ गया? पहला है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लवक या आप इसी बोलते हैं प्लास्टिड, और तीसरा है केंद्रक। तो क्वेश्चन के अंदर आ जाए कभी कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स ओनली 3 है हमारे, एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। ये तीनों के तीनों जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये तीनों के तीनों इसके अंदर क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। किसके अंदर? यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है वो उपस्थित होते हैं या नहीं।
तो सिंगल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ऑर्गन्स भी अनुपस्थित होते हैं। अब सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन आ गए, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं इसे। उसके अलावा माइक्रोबॉडीज, ये सारे के सारे सिंगल ऑर्गन्स है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन। सिंगल और डबल के अंदर अंतर क्या हो गया कि वो ऑर्गन जो द्विझिल्ली से, मतलब जिनके बाहर 2 झिल्लियाँ पाई जाती है, वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन हो गए, और वे ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स जिनके बाहर ओनली सिंगल मेम्ब्रेन है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोबॉडीज, ये सारे के सारे सिंगल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो क्या होगा, और क्या क्या कैरेक्टर है हमारे प्रोकैरियोटिक के अंदर। इनके अंदर राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, और राइबोसोम किस प्रकार का होता है, राइबोसोम होता है 70S प्रकार का। तो ये एक ही ऐसा सेल ऑर्गन है जो हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, और वो कौन है, राइबोसोम है, और ये कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित होती है। तो ये मेन फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। क्या क्या हो गए, पहले हम लोगों ने बात की कि ये इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है, विभाजन की क्षमता जो होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी जो होते हैं ये विभाजित होते हैं। उसके अलावा हमने बात की कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स जो होते हैं वो अनुपस्थित होंगे, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है वो भी अनुपस्थित होंगे, ओनली राइबोसोम जो होगा वो प्रेजेंट होगा, और कौन प्रेजेंट और हिस्टोन प्रोटीन है वो भी एब्सेंट होगा। उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है ये प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स का एक कॉमन है, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर की तरफ पाई जाएगी कोशिका भित्ति या सेल वॉल। और कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होगी वो होगी कोशिका झिल्ली।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोइड, या जीनोफोर, एक बार मैं सारे नाम लिख देती हूँ उसके बाद में पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? सबसे बाहर की जो बाउंड्री है इसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। उसके अंदर की तरफ पाई जाती है हमारे कोशिका भित्ति, और कोशिका के भित्ति के अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम लोग बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होगा तो इसका जो डीएनए है वो एक तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट हो गया। ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर जो आनुवांशिक जो पदार्थ होता है उसे हम लोग डीएनए कहते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके आनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है। ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। उसके अलावा जो राइबोसोम है वो हमने पहले बात की थी कि राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन राइबोसोम मैंने यहाँ पे बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच होते हुए। तो ये चीज़ याद रखनी है कि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास में। उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए कौन सी टाइप का होता है? एमआरएनए होता है, और इस एमआरएनए के ऊपर ही राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। उसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, वो जो भी फूड है उसको स्टोर करने का जो काम करती है वो कौन करेगी? इंक्लूजन बॉडीज। ये सारे इसके कैरेक्टर हो गए। उसके अलावा कुछ और संरचनाएं जो है वो हमारे एक देखिए हम लोगों ने इसके अंदर के जितने भी भाग हैं उनके बारे में देख लिया। उसके बाद में हम एक बैक्टीरिया सेल्स के अंदर देखें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सेल वॉल है उससे कुछ धागे नुमा संरचना बाहर निकल रही है। इस धागे नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजिला कहा जाता है। और ये फ्लैजिला का काम क्या होता है? फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट के लिए, मतलब गतिशीलता के लिए। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मूवेबल होंगे, और अगर नहीं है तो मूवेबल नहीं होंगे। तो मतलब अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल हो जाएगा, मोटाइल यानी गतिशीलता होगी, और अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो कौन से हो जाएंगे? नॉन मोटाइल हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ और संरचनाएं जो है वो हमारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। ये जो फ्लैजिला है उनका जो लंबाई होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा हमने देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स है उससे कुछ और संरचनाएं जो है वो दिखाई दे रही है, ये इस तरीके की। इन्हें कहा जाता है पीली। इनका काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस से चिपकाने के लिए काम में आती है, डिजीज कोजिंग करने के लिए जो काम में आती है
वो कौन होती, पिलाई होती है। तो ये सारा का सारा जो डायग्राम है ये हमारे एक बैक्टीरियल सेल का होगा। बैक्टीरियल सेल जो होती है वो कौन होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। अब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं बैक टू बैक कि क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो बैक्टीरिया की है। तो हम लिख सकते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री। ठीक है, सबसे बाहरी जो आवरण है वो क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ये बना किसका होता है, तो ये बना होता है म्यूको पॉलीसैकेराइड का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो किसका बना हुआ होता है, तो ये याद रखना है ये किसका बना होता है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है। पहला होता है अवपंक परत, इसे इंग्लिश में स्लाइम लेयर कहा जाता है, और दूसरा होता है कैप्सूल। तो होता क्या है, जैसे कि ये एक हमारे बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स के ही ये दो पार्ट्स है, एक तो हो गया अवपंक परत और दूसरा हो गया कैप्सूल। जो ये अवपंक परत है वो थोड़ी थिन होती है और तरल होती है। और जो कैप्सूल है वो थिक होती है, यानी कि दृढ़ होती है, और ये ठोस होती है। तो इन दोनों लेयर्स का काम क्या है, अगर बैक्टीरिया बाहर से कठोर है, मतलब उसकी जो सेल वो लास्ट वाली जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, अगर वो कठोर है तो वो कौन सी हो जाएगी, कैप्सूल लेयर हो जाएगी। और अगर अवपंक परत है तो वो कौन सी होती है, वो थिन होती है और तरल होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि अवपंक परत का जो काम है वो क्या होता है। अवपंक परत का काम क्या होता है कि जितने भी होस्ट हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये क्या करती है अवपंक परत, होस्ट से जो मतलब बैक्टीरिया के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, उसके अलावा उन सबको, और वाटर है, उन सबको बचाने का जो काम करती है वो कौन करती है, अवपंक परत। तो हम लोग लिख सकते हैं होस्ट से पोषण एवं वाटर को बचाने का कार्य। तो ये कौन करेगी, अवपंक परत या स्लाइम लेयर करती है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कैप्सूल का, तो ये क्या करती है, कैप्सूल का काम क्या होता है कि मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है वो हमारे ह्यूमन के अंदर आ गई। अब ह्यूमन के अंदर आ गई तो हमारे अंदर क्या होती है, WBC होती है। और WBC का काम क्या होता है कि कोई भी बाहर से कोई भी एजेंट आया तो उसको किल करने का जो काम करती है वो कौन करती है, WBC करती है। एक तरीके से प्रतिरक्षा तंत्र की तरह काम करती है। तो जो कैप्सूल है वो क्या करता है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको प्रतिरक्षी से बचाने का काम करता है। मतलब एक तरीके से अगर बैक्टीरिया हमारी कोशिका, हमारी बॉडी के अंदर आया तो अवपंक लेयर क्या करेगी, जो बैक्टीरिया है उसको एकदम छिपा देगी ताकि WBC से देख नहीं पाए और ये हमारे अंदर इन्फेक्ट कर दे। तो हम लोग बोल सकते हैं होस्ट के अंदर, होस्ट में प्रतिरक्षा से बचाने का काम करती है।
अगर अब हम लोग बात करें तो ये जो लेयर है इन्हीं के आधार पर जो बैक्टीरिया है उनको दो भागों में बांटा गया है। क्या? एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसे भी देख लेते हैं क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इसके अंदर ओनली वन लेयर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर क्या होता है दो लेयर प्रेजेंट होती है। मतलब इसके अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो तो प्रेजेंट ही होगा, उसके अलावा क्या होती है इसके अंदर दो लेयर होती है, एक तो आउटर और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो बस इतना सा याद रखना है कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उन दोनों में अगर अंतर पूछा जाए तो क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है, एक की सेल वॉल होगी वो क्या हो जाएगी थिन हो जाएगी और दूसरी की सेल वॉल क्या हो जाएगी थिक हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, सेकंड इसकी संरचना है वो है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सेल वॉल कहाँ है? सबसे एक तरीके से बाहरी आवरण ही है ये। इसके अलावा इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करने का जो काम है वो सुरक्षा प्रदान करना, उसके अलावा शेप प्रोवाइड करवाना। यानी कि आकार का निर्माण करना। जैसे कोई भी अगर सेल है तो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तभी तो इसकी जो आकार है उसके बारे में पता चल रहा है कि ये गोल है या फिर इसका आकार क्यूब लाइक है। तो ये आकार जो प्रोवाइड करवाने का काम करेगी वो कौन करेगी? सेल वॉल ही करती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन की जो है वो सेल वॉल बनी होती है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सेल वॉल है मोस्टली किसकी बनी होती है तो हम लोग बोलते हैं सेलुलोज या हेमीसोलुलोज की बनी होती है यूकैरियोटिक्स के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स के अंदर स्पेशली अगर बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाए, और एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है आईसीआर के अंदर कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब हम इसी को देख लेते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन है क्या एक तरीके से। पेप्टिडो प्लस ग्लाइकेन, तो पेप्टिडो क्या हो गया एक तरीके से ये पेप्टाइड है और ये पेप्टाइड क्या हो गया? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ये पूछते नहीं लेकिन फिर भी हम लोगों ने बता दिया पेप्टिडोग्लाइकेन पेप्टिडो प्लस ग्लाइकेन से मिलकर बना हुआ है। तो पेप्टिडो का मतलब क्या हो गया? ये पेप्टाइड है और पेप्टाइड क्या होता है? एक तरीके से ये प्रोटीन है और प्रोटीन जो होता है वो किन से मिलकर बना होता है? प्रोटीन किन से मिलकर बनता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। और ग्लाइकोन का मतलब क्या हो गया? शुगर। और ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है नैम और एक होती है नैग। तो ये जनरल बात है, ये याद रखनी है, अदरवाइज इससे पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक जनरल कैरेक्टर के बारे में हमें याद रखना है। तो पहला हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में क्या देखा? फर्स्ट चीज़ देखी हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड हम लोगों ने देखी सेल वॉल। अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल वॉल के अंदर की तरफ। अब सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है तीनों चीज़ों के बारे में। अब ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलाकर जो बोला जाता है वो कहा जाता है एनवोलप। एनवोलप लेयर का मतलब क्या हो गया कि ये तीनों मिलाकर एक ही एनवोलप लेयर का निर्माण कर रही, तीनों मिलाकर एक ही चीज़ बना रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम किस प्रकार का होता है? इसके अंदर राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। 40S प्लस 30S इसकी 2 सब यूनिट्स है राइबोसोम की। उसके अलावा क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लियोइड, इसे ही जीनोफोर कहा जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर हो गया। यही एक तरीके से डीएनए की तरह जो है वो काम करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या हो गया? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को ही क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। तो ये हमारे बैक्टीरिया जो सेल है उसके बारे में जनरल कैरेक्टर्स हो गए। तो नेक्स्ट हम लोग कल की क्लास के अंदर देखते हैं। गुड लक।